1980 में रॉबर्ट एग्जेलरोड ने एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामों को एक खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह खेल प्रिजन डिलेमा नामक गेम थ्योरी पर आधारित था, जिसे दो वैज्ञानिकों ने अमेरिका स्थित रैंड कॉरपोरेशन में आविष्कृत किया था। इससे पहले 1971 में हेनरी किसिंजर, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, ने बीजिंग का एक गुप्त दौरा किया था। इस दौरे को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इसे चीन की आर्थिक वृद्धि की नींव और अंततः अमेरिका की सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध में जीत के रूप में देखा जाता है। हालांकि चीन एक कट्टर कम्युनिस्ट राज्य था, तो फिर क्यों उसने अमेरिका के साथ गठबंधन किया? और 1980 के एग्जेलरोड के प्रयोग के निष्कर्ष कैसे यह समझा सकते हैं कि अमेरिका ने चीन के साथ हाथ मिलाया और बीजिंग ने सोवियत संघ को क्यों छोड़ दिया? आइए इसे समझते हैं। Hurry, step right up, folks. Here's the answer to your problems. Dr. Utopia's sensational new discovery, ISM. ISM will cure any ailment of the body politic. It's terrific. It's tremendous. If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist. 1980 में रॉबर्ट एग्जेलरोड मिशिगन विश्वविद्यालय में एक गेम थ्योरी आधारित प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ 200 बार खेलते थे और उनके पास दो विकल्प होते थे, सहयोग या धोखा। नियम सरल थे। अगर एक खिलाड़ी सहयोग करता है और दूसरा धोखा देता है, तो धोखा देने वाले को 5 अंक मिलते हैं और सहयोग करने वाले को 0 अंक मिलते हैं। अगर दोनों खिलाड़ी सहयोग करते हैं तो दोनों को 3 अंक मिलते हैं। अगर दोनों खिलाड़ी धोखा देते हैं तो दोनों को 1 से 1 अंक मिलते हैं। इस निष्कर्ष पर जाने से पहले हम थोड़ी देर 1949 के समय पर लौटते हैं। सब कुछ ठीक था जब तक स्टालिन जीवित थे, लेकिन 20वीं सोवियत पार्टी कांग्रेस में फरवरी 1956 में एक गुप्त पार्टी बैठक में क्रुश्चेव ने स्टालिन की निंदा की, जिसे माओ जेडोंग ने अपनी चुनौती के रूप में देखा। सोवियत क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के लिए माओ ने खुद को कम्युनिस्ट दुनिया का नेता घोषित किया। माओ धीरे धीरे क्रोधित हो रहे थे क्योंकि सोवियत सहायता को उन्होंने इस तरह देखा कि सोवियत संघ बीजिंग पर अपना नियंत्रण चाहता था। चीन ने 1958 में सोवियत से परमाणु बम सुविधाएं मांगने की कोशिश की, जिससे सोवियत संघ के साथ उनका संबंध प्रभावित हुआ। क्रुश्चेव ने जब 1959 में चीन का दौरा किया तो उन्होंने माओ को पुराना जूता कहा, जिसे बाहर फेंक देना चाहिए। हालांकि सोवियत पक्ष ने कहा कि यह एक गलत व्याख्या थी। सोवियत संशोधनवाद को लक्ष्य करते हुए चीन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड को लागू किया, जिसका परिणाम एक बड़ा मानव निर्मित आपदा हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार 30 मिलियन। चीन ने 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का विरोध किया और अक्टूबर 1964 में अपना परमाणु बम परीक्षण किया। उन्नीस में वियतनाम युद्ध शुरू हुआ, जिसमें उत्तर वियतनाम ने दक्षिण वियतनाम के खिलाफ संघर्ष किया। इसी दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ चीन के साथ संबंध बढ़ाने की योजना बनाई। तो जुलाई 1971 में हेनरी किसिंजर ने बीजिंग का ऐतिहासिक दौरा किया, जो 1949 के बाद से चीन में किसी अमेरिकी अधिकारी द्वारा किया गया पहला दौरा था। यह दौरा रिचर्ड निक्सन के चीन यात्रा के लिए रास्ता बना, जो फरवरी 1972 में हुआ। किसी भी युद्ध के बावजूद, जैसे कि कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध, यह निर्णय लिया गया कि अमेरिका और चीन सहयोग करेंगे। और फिर रॉबर्ट एग्जेलरोड की कंप्यूटर प्रतियोगिता के निष्कर्ष ने यह बताया कि
हमेशा सहयोग करना बेहतर होता है। जब तक दूसरा धोखा न दे